गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 में सम स्पेशल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ को स्टडी करेंगे। तो कौन से स्पेशल फंक्शंस हैं जो हमें स्टडी करने हैं 11th क्लास के लिए? फर्स्ट, आइडेंटिटी फंक्शन। सेकंड, कांस्टेंट फंक्शन। थर्ड, पॉलिनोमियल फंक्शन। फोर्थ, रेसिप्रोकल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस के हम कुछ कैटेगरीज को स्टडी करेंगे, जिनमें हमारे पास एक होगा स्क्वायर फंक्शन, फिर क्यूब फंक्शन, फिर स्क्वायर रूट फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन। FN मतलब फंक्शन। फिर हम पढ़ेंगे कुछ पीस वाइज फंक्शंस को, जिनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। फिर हम एक पढ़ेंगे स्मॉलेस्ट या लीस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट या लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। फिर हम एक पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन, SIGNUM, सिग्नम फंक्शन। इसके अलावा एक फंक्शन पढ़ेंगे हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ऑल्दो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको ये स्टडी करना है। These 9 function we will study in this lecture. इसके अलावा कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, वो फंक्शन आपके नेक्स्ट चैप्टर 3 में आ जाएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो 12th क्लास में आएंगे। और इसके अलावा कुछ लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होते हैं जो एनसीईआरटी के अपेंडिक्स सप्लीमेंट्री मटेरियल में दे रखे हैं, वो लास्ट में हम देख लेंगे। फिलहाल ये फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। इन फंक्शंस में क्या क्या पता होना चाहिए? इन सभी फंक्शंस में सबसे पहली बात, आपको इन फंक्शंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दीज फंक्शंस? डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो fx है, अगर आइडेंटिटी फंक्शन है तो fx क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है तो fx क्या है, यानी वो जो फंक्शन, उसका नेचर, उसका करेक्टर आपको पता होना चाहिए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट फंक्शन, आपको पता होनी चाहिए। ये सभी फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं। दीज फंक्शंस आर स्टैंडर्ड फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शंस। हम इन स्टैंडर्ड फंक्शन से नए फंक्शंस बनाते हैं। कैसे? जब भी आप कोई फंक्शन देखते हैं तो उनमें यही स्टैंडर्ड फंक्शंस होंगे विद सम अलजेब्रा, लाइक उनका एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस होगा बेसिकली। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शंस यूज होते हैं फर्दर फंक्शन को एनहेंस करने में, आगे बढ़ने में। तो ये आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपको इन फंक्शंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। दूसरी बात, डेफिनेशन के बाद हमें इन फंक्शंस की डोमेन ऑफ डेफिनेशन, यानी जो डेफिनेशन दिया उसके अकॉर्डिंग जो डोमेन बनती है उसकी डोमेन, ये स्टैंडर्ड डोमेन है फंक्शन की, डोमेन ऑफ डेफिनेशन भी कहते हैं इसको। एंड साथ के साथ क्या पता होनी चाहिए? रेंज, डोमेन एंड रेंज। तीसरी बात, हमें इन फंक्शंस का ग्राफ याद होना चाहिए, इनका ग्राफ बनाना आना चाहिए और ग्राफ याद भी होना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसा होता है। एंड फोर्थ चीज जो हमें इन फंक्शंस के बारे में पता होनी चाहिए, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ दीज फंक्शन। इन फंक्शंस की जो भी कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज हैं और कुछ की बेसिकली नहीं भी हैं। तो जिन फंक्शंस की प्रॉपर्टीज हैं वो सब प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए, दे आर यूजफुल।
अब मोटे तौर पर बात कर लेते हैं, हम जो स्टडी कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस। जो हम ये सारे फंक्शन पढ़ रहे हैं, इन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। ये सभी जो फंक्शन मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, दे आर रियल वैल्यूड फंक्शन। अब रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? रियल वैल्यूड फंक्शन इज अ फंक्शन हुज रेंज इज रियल नंबर और अ सेट ऑफ और ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। जिस फंक्शन की वैल्यूज, रेंज का मतलब क्या, फंक्शन की वैल्यूज, आप कुछ भी इनपुट रखो, इनपुट रखने के बाद जो फंक्शन आपको आउटपुट दे रहा है, यानी कि जो फंक्शन आपको इमेज दे रहा है, उस इनपुट के लिए, हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट मिलता है, यूनिक इमेज होती है फंक्शन के लिए, और फंक्शन की डोमेन का कोई भी पॉइंट हमेशा आपको वैल्यू देगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डोमेन। डोमेन मीन्स द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड. And when the function is defined and you take the domain elements and put in the function and you collect all the elements corresponding to that domain elements, you get a set, and that set, that collection of values corresponding to the domain value is called range. और वो जो रेंज है, अगर वो रियल नंबर है या वो रियल नंबर का सबसेट है, तो ऐसे फंक्शनों को रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। तो इन सभी फंक्शंस में हमारे पास जो रेंज है, जो फंक्शन की वैल्यू है, वो रियल आने वाली है। वो फंक्शन की वैल्यू रियल होगी या रियल का सबसेट होगी। ओके, अब अगर फंक्शन की डोमेन भी रियल नंबर ले लेते हैं, तो ऐसे फंक्शंस को रियल फंक्शन कहा जाता है। अगर हम फंक्शन की डोमेन भी रियल नंबर या रियल नंबर का सेट लेते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम कौन से फंक्शन बोलते हैं? रियल फंक्शन। तो रियल वैल्यूड तो है ही है, रियल फंक्शंस भी है, इन सब की जो डोमेन है वो रियल नंबर ही है या रियल नंबर का सबसेट है, डिपेंडिंग ऑन द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो ये तो थे नेम्स ऑफ द फंक्शन। इन नेम्स को हम एक एक करके क्या करेंगे, पहला डेफिनेशन, फिर डोमेन रेंज बताऊंगा मैं, फिर ग्राफ बनाऊंगा, और फिर प्रॉपर्टीज जो होंगी उनकी बता दूंगा। आपको ये चारों बातें ध्यान रखनी है, ना कि सिर्फ 11th क्लास में, 12th में भी आपका इसका बहुत यूज होगा। इसके अलावा लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके नेक्स्ट चैप्टर में कवर हो जाएंगे, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके 12th क्लास में आएंगे। तो अभी ये जो फंक्शंस है ये हमें स्टडी करने हैं। बेसिकली आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन भी पॉलिनोमियल का ही एक पार्ट होता है। तो मेनली आपका जो फंक्शन कवर हो रहा है यहाँ, वो पॉलिनोमियल फंक्शन ही मेनली कवर हो रहा है। फिर रेसिप्रोकल फंक्शन, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, सिग्नम फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। यहां से देखो तो ये 5 से लेकर 9 तक, 5 से लेकर 9 तक, इन फंक्शंस को हम एक पर्टिकुलर नाम बोलते हैं। क्या नाम होता है इन फंक्शंस का? इन स्पेशल फंक्शंस का नाम होता है पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन, क्योंकि हम इन फंक्शंस को पीस में डिफाइन करते हैं। बेसिकली इनकी डोमेन पीसीज में डिफाइन होती है। इन फंक्शंस की जो डेफिनेशन है वो डोमेन के अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होती है। तो दीज आर कॉल्ड पीस वाइज फंक्शन। आपको और अभी क्लैरिटी मिलेगी पीस वाइज क्यों कहते हैं, और बाकी ये आपके पास फंक्शन है। तो आइडेंटिटी, फिर कांस्टेंट, पॉलिनोमियल, रेसिप्रोकल, पॉलिनोमियल के चारों पार्ट, और आपके सामने लिखे हैं ये मैंने सारे फंक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन के स्पेशल टाइप्स, सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, देयर प्रॉपर्टीज, ग्राफ, डोमेन एंड रेंज। और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्लास के लिए भी और नेक्स्ट 12th क्लास के लिए भी। चलिए फर्स्ट जो फंक्शन है बहुत इजी और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। तो आपको नाम ध्यान होना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन। तो अगर हम बात करें आइडेंटिटी फंक्शन की, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन? इसकी डेफिनेशन ये है, मैं अब डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, तो डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये मैंने r लिख दिया तो डोमेन रियल नंबर होगी, और ये r का मतलब कोडोमेन रियल है। और कोडोमेन रियल है तो रेंज कोडोमेन का सबसेट होती है, तो रेंज ऑटोमेटिकली रियल होगी, यस रियल का सबसेट होगी। तो लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल such that this f, I specify the rule by using the variable x, such that f of x equals to x. So let f be a function
from real to real such that fx equal to x, then this fx is called आइडेंटिटी फंक्शन. तो व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन? इसकी डेफिनेशन क्या हुई? आइडेंटिटी फंक्शन, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? fx इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन. तो अगर मैं बात करूं कि डेफिनेशन क्या हुई, तो फंक्शन की डेफिनेशन हो गई ये fx इक्वल टू एक्स, और ये फंक्शन डिफाइन किसमें है? रियल टू रियल पे. ये दोनों मिला लोगे आप तो ये बन गई फंक्शन की डेफिनेशन. तो पहला पॉइंट हमारा यही था कि फंक्शन की डेफिनेशन. तो fx इक्वल टू एक्स, यानी जो भी आप इनपुट रखोगे वही x सेम टू सेम आपको आउटपुट मिल जाएगा. इसीलिए उसका नाम भी आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी का मतलब क्या? 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, सेम टू सेम चीज वो प्रोड्यूस कर रहा है. अब अगर हम बात करें पॉइंट 1 की, नोट व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस आइडेंटिटी फंक्शन. तो इसकी डोमेन है हमारे पास रियल नंबर का सेट. सेकंड बात करें अगर हम इसकी रेंज की, तो रेंज क्या है? रियल नंबर का सेट. सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड होगा. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आंसर इज x, सो दैट मींस रेंज इज आल्सो रियल नंबर. डोमेन एंड रेंज आर इक्वल. और अगर कोडोमेन देखें तो कोडोमेन रियल नंबर आपको दिख ही रही है, यहां पर मैं मेंशन नहीं कर रहा. तो डोमेन हो गई, रेंज हो गई, फंक्शन की डेफिनेशन होगी. लास्ट पॉइंट हमें इसमें क्या पढ़ना है? ग्राफ. तो ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन. तो ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन कैसे बनता है? एक्स एक्सिस, एक्स नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, ओरिजिन. अब इसका ग्राफ बनाने के लिए, इनफैक्ट आपको किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए, देखो एक टॉपिक होता है कर्व स्केचिंग का, जो आईआईटी के लेवल का टॉपिक होता है कर्व स्केचिंग के नाम से. लेकिन वो कर्व स्केचिंग का टॉपिक आपका ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ाया जाता है. बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर कर्व स्केचिंग के टॉपिक कवर होता है कैलकुलस के अंदर. लेकिन अब वो कर्व स्केचिंग बीएससी तक का तो आप नहीं समझ पाओगे अभी. प्लस उस कर्व स्केचिंग को स्टडी करने के लिए आपको पहले 12th क्लास के टूल्स इकट्ठे करने पड़ेंगे. टूल्स कैसे? कर्व स्केचिंग में आपका सिम्टोड का कंसेप्ट यूज होता है. कर्व स्केचिंग में आपका कॉनकेविटी का कंसेप्ट यूज होता है, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट यूज होता है, डेरिवेटिव यूज होते हैं. वो सब आप 12th क्लास में जाकर उसको डिटेल में स्टडी करोगे. तो कर्व के ऊपर अभी आपको जो इस फंक्शन का ग्राफ होगा, ग्राफ इज ए कर्व. किसी भी फंक्शन का ग्राफ जो होता है उसको हम कर्व कहते हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन ही क्यों ना हो, तो उसको लीनियर कर्व कह देंगे. और जो स्ट्रेट लाइन नहीं है उसको नॉन लीनियर कर्व कहेंगे, चाहे वो पैराबोलिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथम कर्व हो, ज्योमेट्रिकल कर्व हो, या कोई पॉलिनोमियल फंक्शन में कोई कर्व बन रही है, मॉडुलस फंक्शन बन रहा है. तो इस टाइप से कोई भी आपके पास फंक्शन का ग्राफिकल अगर आप पिक्चर देख रहे हो उसको, तो आप फंक्शन की कर्व कहोगे उसको. तो बेसिकली वो कर्व स्केचिंग में फंक्शन को फंक्शन का ग्राफ यानी उस कर्व को प्लॉट करना सिखाते हैं. कैसे? वहां पर टूल्स इकट्ठे करते हैं और फिर उन टूल्स की हेल्प से हम उसको बनाते हैं. अब फिलहाल कर्व स्केचिंग तो अभी आप कर नहीं सकते फॉर योर 11th क्लास स्टैंडर्ड. तो ऐसा है 11th क्लास में बच्चों आपको कर्व स्केचिंग नहीं सिखा सकते हम. तो आपके लिए एक सिंपल सा तरीका क्या है? ग्राफ बनाना आपके लिए बहुत आसान है. क्या करना है? आपको एक टेबल बनानी है. और अभी आपके लिए यही कन्वीनियंट रहेगा कि आपको करना क्या है, आपको एक टेबल बनानी है. इस टेबल के अंदर आपको x की वैल्यूज को पुट करना है और उस x की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू को कलेक्ट करना है, f ऑफ x की वैल्यू निकालनी है. अब पहली बात ये x लेना कहां से है? ये x आप डोमेन ऑफ द फंक्शन से लोगे. अब इस फंक्शन की डोमेन क्या है? रियल नंबर. इसका मतलब आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो. तो मैं यहां पर इजीनेस के लिए रियल नंबर ले रहा हूं 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, -1, -2. मैंने यहां पर 6 पॉइंट लिए. आप 6 से ज्यादा पॉइंट भी ले सकते हो. जितने ज्यादा पॉइंट लोगे उतना ज्यादा एक्यूरेट ग्राफ बनेगा. अगर मैं अब x की वैल्यू 0 रखता हूं तो यहां पर अगर मैं f में x को 0 रखूंगा तो आंसर fx किसके इक्वल है? fx इक्वल टू है x के. तो f0 का आंसर कितना आएगा? 0. तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0. अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा तो आंसर आएगा 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, -1 के लिए -1, -2 के लिए -2. इटसेल्फ आइडेंटिटी फंक्शन है fx इक्वल टू x. तो यहां पर मैंने क्या करा? टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ फंक्शन बना लिया फंक्शन के कुछ पॉइंट्स के लिए, जो पॉइंट्स मैंने कहां से लिए? डोमेन में. अब मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा. किन पॉइंट्स को?
x कोमा एफ एक्स पॉइंट्स को, यहां पर ये जो मेरा एफ एक्स है इसी एफ एक्स को मैं y भी कह देता हूं, और ये वैल्यू कहां प्लॉट होती है y एक्सिस पर। तो यानी कि ये वैल्यू x एक्सिस और वो वाली वैल्यू y एक्सिस, तो ये पूरा एक पॉइंट बन जाता है। तो ये जो y है, आप y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ही बना रहे हो, यानी जो y एक्सिस है इस y एक्सिस को फंक्शन की वैल्यू समझकर आप ग्राफ बना रहे हो। हर एक x की वैल्यू के लिए आपको फंक्शन की हाइट मिल रही है। तो हम वन वेरिएबल चीज को स्टडी कर रहे हैं। वन वेरिएबल में एक वेरिएबल हमारा, वन वेरिएबल फंक्शन में एक वेरिएबल हमारा इनपुट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x एक्सिस पर है, और एक वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है जो y एक्सिस पर है। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें टाइम x एक्सिस पर लेते हैं, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन आप y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग लेते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर देयर इज नो एक्सेलरेशन और कांस्टेंट वेलोसिटी है तो फिर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो वही बात यहां है कि हमारे पास यहां पर x एक्सिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है। x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए जो जो फंक्शन की हाइट क्रिएट होगी, बड़ी या छोटी, वो y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो fx की वैल्यू को y दिखाता है और x की वैल्यू को x एक्सिस दिखाता है, और उसके अकॉर्डिंग हम कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट को प्लॉट करते हैं टू हैव द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए। चलिए यहां तक आई होप आपको लॉजिक और कंसेप्ट सब क्लियर हो गया होगा। अब 0,0 ये पॉइंट आया, अब 1, ये ऑब्वियसली ग्राफ उतना ही बेटर बनेगा अगर आप इसको ग्राफ पेपर यूज करके बनाओगे। अभी हम ऐसे समझ लेते हैं कि ग्रिड लाइंस हैं, समझ रहे हो ना कि ग्रिड लाइंस है। मैं बना नहीं रहा, मैं यहां पर पॉइंट्स जो है वो प्रॉपरली प्लॉट कर देता हूं। -1, -2, -3, 1, 2, 3 मैंने इक्वल गैप पर प्लॉट करे हैं जैसे कि ग्राफ पेपर पर होते हैं। 1, 2, 3, -1, -2, -3। सो एनफ 0,0 पॉइंट इज देयर, 1,1 पॉइंट इज देयर, 2,2 पॉइंट प्लॉट करा, 3,3 पॉइंट प्लॉट करा, -1,-1 पॉइंट प्लॉट करा, -2, इसी तरह से -3 पॉइंट आ जाएगा। अब आप देखो ये जो पॉइंट्स आए हैं, इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। तो लेट अस ज्वाइन दीज पॉइंट्स। तो मैंने इन पॉइंट्स को क्या करा, ज्वाइन कर दिया। मेरे पास स्केल नहीं है तो हो सकता है हल्की सी लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, इट्स नॉट इन कर्व, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये। तो ये जो ग्राफ मिला, जो पॉइंट्स मैंने इसके ऊपर प्लॉट करे थे, उन पॉइंट से ये, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो आपको ये स्ट्रेट लाइन मिली, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स, या आप y इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं, इसका ग्राफ है। कौन से फंक्शन का ग्राफ है, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। तो आपको ये स्ट्रेट लाइन याद होनी चाहिए। इसके बारे में एक स्पेशल बात मैं आपको बताता हूं आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। ये एंगल 45 डिग्री आएगा, ये एंगल 45 डिग्री आएगा। 45 डिग्री का एंगल बनाती है आइडेंटिटी फंक्शन वाली लाइन। ऐसा क्यों, प्रूव करके दिखाता हूं मैं, ये 45 क्यों बनता है। मान लो आपने क्या करा, आपने ये यहां से इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये राइट एंगल होगा और ये लेंथ 1 होगी और ये लेंथ 1 होगी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, और ये एंगल थीटा मान लिया मैंने। अब मैंने क्या करा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 डिवाइड बाय 1, तो क्या होएगा, tan थीटा होएगा। अब tan थीटा 1 कहां पर होता है, when थीटा इज 45 डिग्री। तो एक बात यहां से समझ में आई कि जो y इक्वल टू एक्स की लाइन है, जो आइडेंटिटी फंक्शन की लाइन है, वो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाती है, y के साथ भी 45 भी बनाती है ऑब्वियसली। सो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। आपको ये ग्राफ रिमेंबर, ध्यान रखना है हर बार कि आइडेंटिटी फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन होगी हर एक पॉइंट के लिए सेम। अच्छा, मैंने 0 के बाद 0.1 या 0.5, 0.7 या 1.2 क्यों नहीं लिया, आपकी मर्जी है, ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 0.2 लूंगा तो 0.2 वैल्यू आएगी, वहां से प्लॉट करना, बनेगी ये स्ट्रेट लाइन ही। वो ग्राफ में देखो पॉइंट्स आप जितने मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बननी तो स्ट्रेट लाइन ही है, वो आइडिया पता लग ही जाता है आपको। और एक और चीज, जब पावर इसकी डिग्री 1 है तो स्ट्रेट लाइन ही बनती है। इतना तो आप 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन में भी सीख कर आए हो। और अगर पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक कुछ कर्व शेप में बनता है, तो इट्स अ लीनियर कर्व, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया। तो हमने क्या कहा था कि हम सम स्पेशल फंक्शंस में क्या क्या स्टडी करेंगे, फंक्शंस के नेम हो गए हमारे पास। तो हमने स्टार्ट किया फर्स्ट, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, विल स्टडी द डेफिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन है, और फिर ये इसकी टेबल है, ये इसका ग्राफ है, ये इसकी डोमेन है, ये इसकी रेंज है। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है,
ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स। इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी रेंज क्या होती है और इसका ग्राफ क्या होता है वो याद रखना है। टेबल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेबल सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए करी थी और एक 45 डिग्री का एंगल बनाती है ये लाइन। अच्छा एक नोट ध्यान रख लेना, नोट आइडेंटिटी फंक्शन को कई बार हम एफ एक्स ना लिखकर आई से लिख देते हैं, आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी फंक्शन, और इसके नीचे ब्रैकेट में x लगा देते हैं, आई एक्स इक्वल टू एक्स लिख देते हैं, या कई बार ना हम आई ब्रैकेट में यही x डिनोट कर लेते हैं, ब्रैकेट ना लगाकर यही नीचे लिख देते हैं x, आई एक्स इक्वल टू एक्स, जैसे मर्जी आप डिनोट कर लो। कई बार इसके नीचे ना यहाँ पर कुछ आपको सिंबल भी मिल सकता है, जैसे r, इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन रियल नंबर पर डिफाइन हुआ है। कई बार आपको ऐसे मिल जाएगा आइडेंटिटी n, इसका मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन नेचुरल नंबर के सेट पर डिफाइन हुआ है। अगर आइडेंटिटी फंक्शन नेचुरल नंबर के सेट पर डिफाइन हो तो उस केस में उसका ग्राफ कैसा बनेगा, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 0 के लिए 0, -1 के लिए -1, -2 के लिए ज्वाइन नहीं करोगे, क्योंकि हम किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के लिए। तो इन दोनों के बीच में 0 और 1 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर है नहीं, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये डॉटेड लाइंस बनेंगी, अलग सा ही ग्राफ बनेगा। इसका फंक्शन होगा ये डेफिनेटली, पर इसका ग्राफ कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा। तो हम यहां पर उन फंक्शंस पे इंटरेस्टेड है जिनकी डोमेन रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट है एज ए इंटरवल, कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं है। So this was about the identity function। मैं फिर से बता रहा हूं ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के स्टूडेंट्स के लिए। 12th क्लास वाले को भी सेम टू सेम चीज रिवाइज करनी चाहिए और करता भी है वो, अगर उसको अच्छे स्कोर करना है तो, या अपनी नॉलेज बिल्डअप करनी है तो ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, सेकेंड हमने डिस्कस करना है कांस्टेंट फंक्शन। तो अब मैंने आपको पैटर्न बता दिया कि हम कैसे लिखने वाले हैं, किस तरह से हम करेंगे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं आपके लिए। कांस्टेंट फंक्शन की सबसे पहले बात करें डेफिनेशन की, तो f फ्रॉम रियल टू रियल इज अ कांस्टेंट फंक्शन इफ या वेयर f of x is equal to c, where this c belongs to any real number। c is a fixed real number, c कोई भी arbitrary fixed real number है। so fx equal to c and c belongs to real number, set of real number। तो ये आपके पास होगी डेफिनेशन। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास होगी डेफिनेशन, f from r to r is said to be a constant function if fx equal to c where c belongs to real number। सेकेंड थिंग हमने क्या बात करनी है, इसकी डोमेन की। तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस कांस्टेंट फंक्शन, तो डोमेन है इसकी हमारे पास रियल नंबर का सेट। ऑब्वियसली हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा। अब कोई भी रियल नंबर इसके अंदर रखते हो, जैसे f में मैंने 1 रखा तो भी मेरे को आंसर c मिलेगा, 2 रखा तो भी c मिलेगा, f of 3 रखूंगा तो भी c मिलेगा, f of 0 रखूंगा तो भी c मिलेगा। इनफैक्ट f में अगर मैं k रखता हूं तो भी मेरे को आंसर c मिलेगा, और k में कोई भी रियल नंबर लूंगा देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये फंक्शन ही कांस्टेंट है, इसका नाम ही कांस्टेंट है। मतलब किसी भी x वैल्यू के लिए इसका आंसर एक ही है, और वो आंसर एक आंसर क्या है हमारा, c वैल्यू, यानी कि कांस्टेंट। तो डोमेन रियल नंबर। अगर अब हम बात करें इसकी रेंज की, तो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो रेंज इज अ सिंगलटन एलिमेंट दैट इज c, क्योंकि ये हमेशा c वैल्यू दे रहा है, तो रेंज इज c। तो ये सेट में आ जाएगा आपके पास सिंगल एलिमेंट c। इसको मैं हटा देता हूं, समझ में आ गया आपको। तो डोमेन की बात कर ली, रेंज की बात कर ली, अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो टू मेक इट बेटर अंडरस्टैंड फॉर यू, लेट अस मेक द टेबल एंड देन ड्रॉ द ग्राफ। तो अगर मैं x और fx की वैल्यू को कलेक्ट करूं, तो fx मेरा c दिया हुआ है, तो हर एक केस में आंसर c आने वाला है, और x रियल नंबर है तो मैं कुछ भी रख सकता हूं। मान लो मैंने 3 वैल्यू रख ली, -1, 0 और 1, इतने से भी ग्राफ इसका बन जाएगा। तो अगर इसके ग्राफ की बात करूं, तो अब c क्या है, c कोई भी रियल नंबर है, c इज एनी रियल नंबर, तो c 0 भी हो सकता है, c पॉजिटिव भी हो सकता है और c नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस सपोज हमने c की कोई पॉजिटिव वैल्यू ले ली, अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू लिया तो c यहाँ कहीं होगा y एक्सिस पर पॉजिटिव साइड। तो अब 0 के लिए अगर मैंने x की वैल्यू 0 लिया तो 0, c पॉइंट को प्लॉट करूंगा, तो 0 ओरिजिन 0, c, तो यही वाला पॉइंट आएगा 0, c। अब 1 के लिए c पॉइंट ये वाला आएगा, और -1 के लिए c पॉइंट ये वाला पॉइंट आएगा। तो मेरे को यहां से क्या पता लगा, 3 पॉइंट मिल गए। अगर 2 लूंगा या 1.1 या 0.1 कुछ भी ले लेता हूं, हर एक बार यही पॉइंट आने वाले हैं। तो यानी कि एक अगर मैं इन तीनों पॉइंटों को भी ज्वाइन कर दूं, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो दैट स्ट्रेट लाइन इज द ग्राफ ऑफ, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है हमारे पास,
इस पॉइंट पर सी वैल्यू है, y की वैल्यू सी है, तो इस ग्राफ की y इक्वल टू सी, और ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, इसको एब्सिसा कहते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो कोफिशिएंट ऑफ x 0 होता है, ax प्लस by प्लस c लीनियर इक्वेशन के अंदर, ऐसा आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है। 4.4 एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन के सेकंड क्वेश्चन यही था। फर्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाना होता था 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में, एक्सरसाइज 4.4 9th क्लास एनसीईआरटी। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इट्स अ लीनियर इक्वेशन। और अगर हम पढ़ते थे कि अगर x का कोफिशिएंट 0 हो जाए यानी a 0 हो जाए तो वो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनती है, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस बनी, इसी को ही हम एब्सिसा कहते हैं, और यही हमारा कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होता है। तो अब इसके अंदर y इक्वल टू सी, अगर c नेगेटिव हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ ये लाइन बन जाएगी, c इन केस नेगेटिव है। अगर ओरिजिन है तो ये x एक्सिस वाली लाइन बन जाएगी, और x एक्सिस वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। यहाँ से एक बात और पता लग गई कि y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ अ x एक्सिस, और यही हमारा एक फंक्शन भी है y इक्वल टू 0। चलिए अब तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया। 3 पॉइंटों से मैंने एक ये पॉइंट लिया था, एक ये पॉइंट लिया था, एक ये, इन तीनों को ज्वाइन करा, ये स्ट्रेट लाइन बन गई, ये इसका ग्राफ हो गया। तो ग्राफ देखकर क्लियर सी बात पता लग गया कि इट्स ए कांस्टेंट फंक्शन, हर एक x की वैल्यू के लिए एक ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास x एक्सिस पर टाइम लिया और एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मान लो कि एट रेस्ट 0 सेकंड पर वो 0 पर ही होगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मान लो कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर की स्पीड से चल रहा है पर सेकंड। तो अगर मैं बात करूं 1 सेकंड की, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 5 मीटर, यहाँ पर मैंने मीटर ले रखा है। तो दूसरे 2 सेकंड के बाद कितना चलेगा, 10 मीटर। 3 सेकंड के बाद अगर मैं उसकी पोजीशन देखूं तो 15 मीटर। तो 1 के लिए 5 आ जाएगा, 2 के लिए 10 और 3 के लिए 15। अब मैं अगर इनको ज्वाइन कर दूं, और 0 पर 0 था, अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो मुझे ये कौन सा ग्राफ मिला, y इज इक्वल टू एक्स के टाइप का ही ग्राफ मिला। बट हाँ, अब यहाँ x नहीं होगा, ऑब्वियस बात है कि यहाँ y इक्वल टू 5x हो जाएगा, क्योंकि देयर इज सम कांस्टेंट ना, कांस्टेंट फोर्स कह लो आप, जो वेक्टर की बात करें तो। और अगर फिजिक्स में देखें तो y इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे भी समझ सकते हो। और टाइम है यहाँ पर, और ये ग्राफ फिर डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, ये टाइम लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस है। तो 1 सेकंड पर कितना ट्रेवल किया, 5, 2 पर कितना हुआ 10, 3 पर थे तो कितने पहुंच गए 15। अब यहाँ से पूछूं 10 पर होंगे तो कितने पहुंच जाएंगे 50। तो यानी कि ये एक टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिखा रहा है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू 5x, एक तरह से आइडेंटिटी फंक्शन ही है, बट एग्जैक्ट नहीं कहेंगे हम इसको आइडेंटिटी, क्योंकि वो तो y इक्वल टू x होता है, बट है तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही। तो y इज इक्वल टू 5x, इसमें 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है, x एक आइडेंटिटी है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट यूज हुआ है। चलिए अब एक चीज और देखते हैं कि अब ये फंक्शन में हमने इस फंक्शन के थ्रू y इक्वल टू 5x के थ्रू क्या दिखाया कि टाइम के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर कर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन दिखा दी। अब इसकी जो वेलोसिटी थी, यानी कि जो इसकी स्पीड थी, वेलोसिटी कह लो, वो कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा dy by dx, तो वो मुझे मिलेगा 5। कुछ बच्चों को पता होगी nx n-1 ये रूल होता है। तो x की पावर 1 आ गया, x की पावर 0, तो 5 इंटू 1 इज 5, तो इसका डेरिवेटिव 5 निकला। और डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। और वेलोसिटी इसकी क्या है, यहाँ पर हमारे पास 5 विच इज द कांस्टेंट। तो अगर मैं dy by dx यानी इसकी वेलोसिटी का ग्राफ बनाऊं, तो मेरे लिए इसकी वेलोसिटी को मैं v लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू 5। तो v इज अ न्यू वेरिएबल। अब यहाँ पर ये फंक्शन v का बनेगा इन टर्म्स ऑफ x, v ऑफ x इक्वल टू 5, दैट मीन्स आई वांट टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ इट्स वेलोसिटी। So v of x is 5, that means I'll plot this graph like this, v of x is equal to 5। बस वहां पर y था, यहाँ पर नया वेरिएबल है v, डिपेंडेंट वेरिएबल। वेलोसिटी x पर कैसे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। आप कितना भी x कितना भी टाइम ले लो, वेलोसिटी हमेशा कितनी आ रही है, 5 आ रही है, तो वो कांस्टेंट बना। अगर इसी केस में मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है, उसका डबल डेरिवेटिव निकालूंगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो उसका जो नेक्स्ट डेरिवेटिव आएगा वो एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन को दिखाएगा, दैट इज 0 एक्सेलरेशन। अब मान लीजिए किसी कर्व की फॉर्म में इसकी डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, मान लो y इज इक्वल टू देयर इज सम फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है
तो ये कुछ कर्व की शेप में जाएगा, तो फिर उसकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, कोई स्ट्रेट लाइन में होगी, और फिर उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगी। तो कहने का क्या मतलब है, ग्राफ से आप फिजिक्स भी पढ़ते हो, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपको मैथ आएगा तभी अच्छे से फिजिक्स कर पाओगे। तो ग्राफ का बहुत यूज है। तो डोमेन रेंज बता दी मैंने, टेबल के थ्रू आपको इसका फंडामेंटल बता दिया कि ग्राफ कैसा बनता है। तो ये था कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फंक्शन कवर करेंगे।